तो अभी तक हम लोगों ने अपना समरूपता का 1.3 देखा। अब 1.4 स्टार्ट करने से पहले एक थियरम है, वो थियरम प्रमेय है, वो प्रमेय पढ़ना है हमको, और उसके बाद हम लोग वो प्रश्न संग्रह के क्वेश्चंस देख पाएंगे। तो ये प्रमेय क्या बोलती है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो हमको इसको सिद्ध करना है। दत्त क्या दिया है, दत्त यही यहाँ पे बोला गया है दो समरूप त्रिभुज, तो यही दत्त। तो अब ये दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, ये समरूप है, जहाँ पे एडी जो है वो बीसी पे लंबे और पीएस जो है वो क्यूआर पे लंबे। इस हिसाब से हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो उत्पत्ति में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, अभी देखो, अभी जब हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा था, उस समय हम लोगों ने देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, और त्रिभुज पीक्यूआर में आधार क्या है, एबीसी में आधार बीसी, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है, एडी। वैसे ही पीक्यूआर की बात करें, अगर पीक्यूआर में आधार क्या है, क्यूआर, और ऊंचाई क्या है मेरे पीएस। ठीक है, अब मैं काम करती हूँ, बस खाली इसको अलग अलग करके लिख लेती हूँ, बात एक ही होगी। ठीक है, हो गया, अब समझो ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे मुझे एडी जो है वो बीसी पे लंबे, पीएस जो है वो क्यूआर पे लंबे। अब मैं क्या करती हूँ, त्रिभुज एडीबी में जाती हूँ, एडीबी में, और यहाँ पर त्रिभुज पीक्यूएस में। ठीक है, तो देखो क्या होगा, और मुझे इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। अब त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एबीडी, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज पीक्यूएस, त्रिभुज पीक्यूएस में देखो, अभी डायग्राम आकृति देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे समरूप क्या क्या है। कोड बी कोड क्यू के समरूप है, क्योंकि देखो यहाँ पे आकृति में देखो समान आकार बना हुआ है, तो कोड बी कोड क्यू के समरूप है, और कोड डी कोड समरूप मतलब बराबर है, सर्वांशम है, और कोड डी कोड एस के सर्वांशम है, क्योंकि 90 अंश है। तो मैं क्या लिखूंगी, कोड ए बी डी सर्वांशम कोड ए बी डी सर्वांशम पीक्यूएस, ये कहाँ से मिला हमको, दत्त से। दूसरा क्या, 90 अंश का कोड ए डी बी, कोड ए डी बी सर्वांशम कोड ए डी बी सर्वांशम पी एस क्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 अंश। तो अब कोड कसौटी से, जो हम लोग ने 1.3 स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी कसौटियां पढ़ी थी, वो टाइम पे कोड कसौटी, कोण भुजा, कोण कसौटी, ये सब कसौटियां पढ़ी थी। तो दो अगर कोण सर्वांशम है तो वो जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा, कौन सी कसौटी से, कोण कसौटी से। तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगी कि इसीलिए त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज कौन से, पीक्यूएस के। यहाँ पे कौन सी कसौटी का उपयोग किया, को मतलब कोड कसौटी से। ठीक है, इसके बाद अब अगर ये त्रिभुज समरूप है तो हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात समझो मैंने लिया है एडी अपॉन पीएस बराबर बीडी अपॉन क्यूएस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। वैसे तो तीसरी भुजा भी हम ले सकते थे, ए बी अपॉन पी क्यू, बट इसका आगे काम नहीं है हमें, तो इसलिए नहीं लेंगे। लेना है तो लेके रख सकते हो, बट कोई काम नहीं। कौन सी भुजा ली मैंने, ये वाली, ए डी अपॉन पी क्यूएस और बी डी अपॉन क्यूएस। ओके, इतना लिखने के बाद अब मैं जाती हूँ ये वाले त्रिभुज में, जो मुझे यहाँ पे दिया है। क्या दिया है, दत्त में मुझे दिया है त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, पीक्यूआर। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात भी लिया जा सकता है। तो कैसे लेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। इधर क्या लिखेंगे, सेम वही चीज, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। ठीक है, अब समझो ये हो गया मेरा समीकरण 2 और ये हो गया मेरा समीकरण 3। अब मैं क्या करूंगी, समीकरण 1 में जाओ। समीकरण 1 में यहाँ पे क्या लिखा है देखो, मैं बताती हूँ, त्रिभुज एबीसी बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर बीसी गुणे क्यूआर। अब देखो मुझे सिद्ध
सिद्ध क्या करना है, सिद्ध मुझे क्या करना है, अभी मेरे पास वैसे तो मुझे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास तीनों में से बी सी और क्यू आर है, बी सी और क्यू आर, पर मुझे बी सी और क्यू आर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बी सी का वर्ग और क्यू आर का वर्ग चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मुझे सिद्ध करना है। वर्ग लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी देखो अगर यहाँ पे बी सी, मैं पहले समीकरण की बात कर रही हूँ, बी सी बटे क्यू आर है, यहाँ पर क्या है एडी बटे पी एस, अगर एडी बटे पी एस की जगह पे मैंने बी सी बटे क्यू आर ला दिया है कैसी भी अरेंजमेंट करके, तो सामने सामने गुणा हो जाएगा और बी सी की जगह पे बी सी स्क्वायर और क्यू आर की जगह पे क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे कैसे, अब ये एडी अपॉन पी एस को मुझे किसी भी तरह क्या बनाना है, बी सी अपॉन पी एस। तो अब मैं आती हूँ समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में देखो हमको क्या दिखेगा, ए बी, अच्छा यहाँ पे ना ए बी अपॉन पी क्यू आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू आएगा। कौन कौन सी भुजा ली, ये वाली ली और ये वाली ली, ए बी और पी क्यू। अभी देखो ए डी अपॉन पी एस, मैं क्या बोल रही हूँ, ए डी अपॉन पी एस को मुझे क्या बनाना है, बी सी बटे क्यू आर। अब ए डी समीकरण 1 में क्या लिखा है, ए डी बटे पी एस बराबर किसके है, ए बी बटे पी क्यू के। इसका मतलब अभी देखो समीकरण 3 में देखो, समीकरण 3 क्या बोल रहा है, ए बी बटे पी क्यू ये किसके बराबर है, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर के। तो अगर ए डी बटे पी एस बराबर है ए बी बटे पी क्यू के, और अगर ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, इसका मतलब मैं ए डी बटे पी एस की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर। समझ में आया, ध्यान से फिर से एक बार देखो, मेरा ए डी बटे पी एस किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू के, और ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बटे क्यू आर के बराबर है और ए सी बटे पी आर के भी बराबर है। तो अगर ए बी बटे पी क्यू और ए बी बटे पी क्यू ये दोनों ए डी बटे पी एस और बी सी बटे क्यू आर के बराबर है, इसका मतलब ये और ये दोनों भी क्या हुआ, एक दूसरे के बराबर। इसका मतलब मैं ए डी बटे पी एस की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, बी सी बटे क्यू आर, है ना। तो यहाँ पे मैंने समीकरण 1 में जो ए डी बटे पी एस था उसकी जगह पे क्या लिखा, बी सी बटे क्यू आर। कैसे आया वो समझा अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से अब क्या होगा, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC क्या हो जाएगा, BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। इसी तरह से आगे भी आ जाएगा, आगे क्या क्या लाना है मुझे वो भी लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरह से मैं आगे ला सकती हूँ AB का वर्ग बराबर QR PQ का वर्ग। अच्छा ये मैं ना इधर ऊपर लिखती हूँ स्टेप, ठीक है, ये दत्त का कोई उपयोग नहीं, दत्त और साध्य हटाने का जरूरत नहीं, मैं इधर से लिख दूँ। यहाँ पे क्या था, ए बी का वर्ग बटे क्या था, ए बी वर्ग बटे पी क्यू वर्ग बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जिस तरह से है उसी तरह से उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे, उसी प्रकार से आगे समझ में आया। तो हमको जो चाहिए था वो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया। कैसे किया समझ में आया। सबसे पहले दत्त और दत्त में दिया था त्रिभुज दोनों समरूप है, साध्य में तो हमको यही सिद्ध करना था। उत्पत्ति मैंने कैसे की, त्रिभुज एबीसी को लिया और त्रिभुज पीक्यूआर को लिया। त्रिभुज एबीसी में बीसी क्या है, आधार और एडी ऊंचाई वो लिखा, वैसे ही क्यूआर आधार और पीएस ऊंचाई वो लिखा, है ना, जो हमने 1.1 में पढ़ा था। इसको अलग अलग किया और उसका समीकरण नंबर 1 मैंने नाम दे दिया। अब ए बी डी और पी क्यू एस में गए और इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाया। समरूप दिखाने के लिए मुझे आकृति में दिया कि बी बराबर क्यू वो लिखा मैंने, उसके बाद डी और एस ये लंब है तो 90 अंश का होगा वो लिखा। दो त्रिभुज दो कोण जो है वो एक दूसरे के अगर समांतर है तो कोण कोण कसौटी से कोई भी त्रिभुज क्या होता है, समरूप। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात ले सकती हूँ। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर मैंने 2 ही भुजा क्यों ली, क्योंकि मुझे जो तीसरी भुजा थी बीडी उसका कोई काम नहीं था वहाँ पे, चाहिए तो लिख सकते हैं बट कोई काम नहीं। तो मैंने इसकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखा वो और इसको समीकरण नंबर 2 दिया। अब मैं आ गई जो मुझे पहले दिया था त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर के समरूप है और उसकी सारी भुजाएं लिखी। और फिर अब आगे का कंसेप्ट यहाँ से जो है वो समझने लायक क्या है। देखो समीकरण 1 में अगर मैं जाऊँ, यहाँ पर क्या है बीसी बटे क्यूआर, मुझे यहाँ पे सिद्ध में क्या चाहिए, बीसी का वर्ग बटे क्यूआर का वर्ग। तो यहाँ पर अगर मैं एडी और पीएस की जगह बीसी और क्यूआर ले आऊँ तो सामने सामने गुणा करके वर्ग आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, समीकरण 2 को देखो और समीकरण 3 को देखो। समीकरण 2 में क्या लिखा है, एडी बटे पीएस बराबर एबी बटे पीक्यू, और समीकरण 3 में क्या लिखा है, एबी बटे पीक्यू बराबर ये दोनों। तो अगर एडी बटे पीएस भी एबी बटे पीक्यू के बराबर है
और ए बी बटे पी क्यू भी बी सी बटे क्यू आर के बराबर है। इसका मतलब ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये सब एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब हम ए बी बटे पी क्यू या ए डी अपॉन पी एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी सी बटे क्यू आर। तो मैंने क्या लिखा, ए डी बटे पी एस की जगह पे यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर, और सामने सामने से गुणा हो गया, बी सी बी सी में गुणा हुआ बी सी का वर्ग आया, क्यू आर में गुणा हुआ क्यू आर का वर्ग आया। जिस तरह से मैंने ये एक निकाला उसी तरह से आप अगर चाहे तो आगे करके भी दो निकाल सकते हो, और नहीं उसकी जरूरत भी नहीं, हम लिख सकते हैं जिस उसी प्रकार से आगे बाकी दोनों की भी भुजाओं का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रमेय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ही आधार पे हमको अपना जो 1.4 है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा थ्योरम जो था इस चैप्टर एक्सरसाइज के पहले वो पूरा कंप्लीट हो गया, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके दो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे समरूप कैसे, दोनों भी त्रिभुज कैसे, दोनों भी समरूप। अगर मेरे दोनों त्रिभुज समरूप है तो अभी हम लोगों ने जो प्रमेय पढ़ी थी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात वाली प्रमेय, वो इसमें लगा सकते हैं। वो प्रमेय का टाइटल क्या था ऊपर का, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का प्रमेय। ठीक है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का प्रमेय हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहली बात तो हमको इसका क्षेत्रफल नहीं दिया है, क्या है पता नहीं, और भुजाओं का अनुपात दिया है, हमको पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल में मैं मानती हूँ कि मैंने माना समरूप त्रिभुज, माना त्रिभुज का क्षेत्रफल, माना त्रिभुजों का क्षेत्रफल A1 तथा A2, A1 तथा A2 और उनके संगत भुजाएं S1 तथा S2 है। ठीक है, मैंने मान लिया। अब प्रमेय लगाएंगे, कौन सी प्रमेय, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के प्रमेय से, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय से, खुद से आप लिख सकते हो टाइटल, प्रमेय से क्या होगा, प्रमेय क्या बोलती है, क्या बोलती है, क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, उनके भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो क्षेत्रफल क्या है, S1 बटे S2, ये किसके बराबर होगा, A1 बटे A2, मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर है, S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग। ठीक है, तो A1 और A2 मुझे नहीं पता, A1 और A2 वैसे का वैसे रहेगा। S1 क्या है मेरे पास 3, तो 3 का वर्ग, और S2 क्या है 5 का वर्ग, तो A1 बटे A2 क्या आएगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 5 का वर्ग 25, तो A1 अनुपात A2 9 अनुपात। समझ में आया किस तरह से किया हमने, हमको दो समरूप त्रिभुज दिए थे, उनके संगत भुजाओं का अनुपात दिया था और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था। तो मैंने माना मेरे पास जो दो त्रिभुज है वो A1 और A2 है, मतलब त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो A1 और A2 और उनकी संगत भुजाएं S1 और S2 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने प्रमेय का उपयोग किया, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के प्रमेय अनुसार क्या होगा, क्या होती है वो प्रमेय कि क्या थी प्रमेय, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मैंने वो लिखा, वैल्यू जो मैंने मान दिया था वो लिखा, उनका वर्ग किया और मेरे को आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, एक एक्टिविटी टाइप एक क्वेश्चन है जो क्या बोलता है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यू और दोनों भी क्या है समरूप, एबी और पीक्यू का अनुपात दिया है, तो निम्नलिखित रिक्त स्थान चौखटों को पूर्ण करो। बहुत इजी, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो एबी का वर्ग जैसे यहाँ पर एबी है वैसे मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पीक्यू का वर्ग है ना। यहाँ पे हम लोग एक अलग कलर का मार्कर यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर एबी है वैसे मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पीक्यू का वर्ग, दिखने नहीं मार्कर चलेगा, पीक्यू का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा, यहाँ पे भी लिख के दिया मुझे 4, 3 का वर्ग 9। ठीक है, तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है।
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 80 है और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल 125 है, तो रेखा चौखटों को पूर्ण करो। अभी देखो क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? हाँ, क्षेत्रफलों का जो हमने प्रमेय पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर वो दो त्रिभुज समरूप है, यहाँ पे है दो त्रिभुज समरूप है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ पे भुजा ए बी बटे पी क्यू को ये, तो मैं सॉल्व करके दिखा दूँ। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो इधर क्या आने वाला है? पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर कौन सी भुजा? ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी का वर्ग आएगा उस प्रमेय के अनुसार। यहाँ पे पी क्यू, इसको सॉल्व नहीं करना है, मैं तुमको साइड में करके दिखा रहा हूँ, ब्रेड एक्टिविटी फिल करनी है, ठीक है। तो इसका मान दिया है 80 बटे 25 बराबर ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, ओके। अब मुझे क्या चाहिए? ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, मतलब मुझे वर्ग घटाना पड़ेगा। वर्ग घटाने के लिए क्या लेते हैं हमेशा? वर्गमूल। तो क्या आप बोलोगे? दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर क्या होगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो ये हो गया 80 बटे 125, ठीक है। ये आ गया करने में, है ना, और इसका वर्ग जो है वो चला गया, तो ये क्या होगा? 80 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 16 25 80, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 25 गुणे 5, है ना। अब क्या होगा? ए बी अपॉन पी क्यू, ये 16 बाहर जाएगा करने के तो 4 बनेगा, ये 5 और 5 तो कट गया, 25 बाहर जाएगा तो 5 बनेगा, तो आंसर क्या है मेरा? 4 बटे 5। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 4 बटे 5, 4 बटे 5, ठीक है। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये तो सिर्फ खाली एक कृति प्रकार है, लेकिन मैंने इसको सॉल्व करके बताया कि कैसे ही 4 बटे 5 आएगा, ओके। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो बोलता है कि त्रिभुज एलएमएन ये समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के 9 गुणे एरिया ऑफ 9 गुणे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणे त्रिभुज एलएमएन का क्षेत्रफल। यदि क्यूआर मुझे 20 दिया है तो एमएन का मान जो है वो मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहले मुझे दिया क्या है वो लिख लेती हूँ। मुझे दिया हुआ है यहाँ पे हल में कि त्रिभुज एलएमएन ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। त्रिभुज एलएमएन समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। फिर मुझे लिखा है कि 9 गुणे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणे त्रिभुज एलएमएन का क्षेत्रफल ना। तो क्या लिखूंगी? त्रिभुज एलएमएन का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, अभी देखो एलेवन और पीक्यूआर लिखा है मैंने, तो और इसका मान मुझे 9 गुणे 16 दिया। एलेवन को मैंने यहाँ लाया, वहीं रखा, पीक्यूआर को यहाँ ले गई, तो पीक्यूआर यहाँ गुणे में था, उधर जाके भाग में हो गया। वैसे ही अब मुझे यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा? 9 को, और ये क्या होगा? 16। ये कैसे हुआ? देखो मेरे पास क्या है? 9 गुणे पीक्यूआर, तो 9 का गुणा जब इससे करोगे तो पीक्यूआर ही आएगा, और 16 का इससे गुणा करोगे तो 16 एलेवन आएगा, मतलब जो सही है मेरा। अब क्या लिखना है? मुझे एमएन का मान ज्ञात करना है, जो कि भुजा है। तो यहाँ पे मैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात क्षेत्रफलों वाला प्रमेय का उपयोग कर सकती हूँ। तो क्या वो क्या बोलता है? त्रिभुज एलएमएन बटे त्रिभुज पीक्यूआर बराबर कौन कौन सी भुजा दी है? एमएन पूछा है और क्यूआर दिया है, तो एलएमएन में क्या है? एमएन का वर्ग बटे क्यूआर का वर्ग। यहाँ पे क्या आएगा? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय से, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? त्रिभुज एलएमएन वैसे का वैसा, त्रिभुज पीक्यूआर भी वैसे का वैसा। इसका कोई मान नहीं दिया। एमएन का वर्ग पता नहीं, अच्छा सॉरी, इसका मान दिया है मुझे। एलएमएन बटे पीक्यूआर का मान यहाँ पे है, देखो यहाँ पे 9 बटे 16। एमएन अपना वैसे ही रहेगा, और क्यूआर का वर्ग मतलब क्यूआर कितना है? 20 का वर्ग, है ना। अब क्या करूँगी मैं? आगे क्या करना है अपने को? इधर वर्गमूल लेना है, ताकि ये सब वर्ग जो है वो हट जाए, क्योंकि मुझे एमएन चाहिए, एमएन का वर्ग तो नहीं चाहिए, तो वर्गमूल लेना पड़ेगा ताकि ये हट जाए। फिर क्या लेंगे? दोनों पक्षों
में वर्गमूल करने पर, वर्गमूल लेने पर भी लिख सकते हैं। क्या होगा? 9/16। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 और 16 का वर्गमूल 4। वैसे ही इसके वर्गमूल में mn का वर्गमूल क्या है? mn का वर्ग हट जाएगा और 20 का वर्गमूल, 20 का वर्गमूल हम लोग क्या लिख सकते हैं? करने में 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 होता है ना, 3/4 बराबर mn वैसे का वैसा। ये 4 बाहर आएगा तो क्या हुआ? 2 करने में 5, है ना। अब आगे आगे क्या करेंगे हम? अच्छा, यहाँ पे एक की चीज की जो मिस्टेक होगी वो ये है कि 20 का वर्ग दिया है ना, तो वर्गमूल लेने पर वर्ग घटेगा सबका। जैसे 4 पंजे 20 में लिखना, 20 वैसे का वैसे रह गए। तो अब होगा 3 गुणा mn। कैसे होगा 3 गुणा? mn गुणे 4, 20 गुणे 3/4। तो ये क्या होगा? 4 पंजे 20, 5 3 15। सो mn का मान कितना आ गया? 15। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने? त्रिभुज मेरा दोनों समरूप था, उस जो दिया है मुझे कंडीशन में वो लिखा। फिर त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यहाँ पे 9/16 आया इसके थ्रू। फिर समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज के प्रमेय के मतलब क्षेत्रफलों के अनुपात वाला प्रमेय यहाँ पे यूज किया। और फिर यहाँ पे 9/16 और यहाँ पे वर्ग। बट मुझे mn चाहिए जो कि अकेला है, उसका mn के पास वर्ग नहीं है। बट हमको यहाँ पे mn का वर्ग है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा ताकि वर्ग हट जाए। जब वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का तो 9 का वर्गमूल 3 हुआ और 16 का वर्गमूल 4। mn में से स्क्वायर हो गया, वर्ग हट जाएगा, mn हो गया, और 20 में से भी वर्ग हट जाएगा, वो 20 हो गया। और फिर 3 गुणा होगा और mn का मान कितना आएगा? 15। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हमको बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, हमारे पास दो त्रिभुज है जो कि समरूप है, उनके क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी तथा 81 वर्ग सेमी है। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेमी हो तो बड़े त्रिभुज की समरूप भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वाला प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। एक भुजा की लंबाई दी हुई है 12, छोटे वाले की दी है और बड़े वाले की पूछी है ना। और दूसरी बात की मुझे क्षेत्रफलों का अनुपात भी दिया है 225 और क्षेत्रफल दिया है, उनका अनुपात नहीं क्षेत्रफल दिया है। तो मैं सबसे पहले मानूंगी कि माना त्रिभुज के क्षेत्रफल A1 तथा A2 है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल A1 तथा A2 है। माना छोटे भुजा की लंबाई बराबर S1, माना बड़े छोटे भुजा की लंबाई नहीं, छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई, छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई S1 तथा बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई S2। ठीक है, अब आगे वही अपना प्रमेय, क्या समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय अनुसार क्या होगा? A1/A2 बराबर, और देखो मैं मानूंगी कि बड़े वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल A1 और छोटे वाले का जो क्षेत्रफल है वो A2 है। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, बड़े त्रिभुज की भुजा को मैंने S2 कर लिया। अच्छा, ठीक है, नहीं मैं मानू छोटे वाले को मैं S2 और बड़े वाले को S1 करूँ। ठीक है, तो बड़ा वाला S1 का वर्ग बराबर S2 का वर्ग। प्रमेय से आगे ये कितना है? 225/A2 कितना है? वहाँ पे ऊपर 81। S1 कितना है? नहीं पता अपने को। ये S1 क्या है? बड़े वाले त्रिभुज की भुजा। बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है क्या अपने पास? नहीं, इसको वैसे का वैसे रखते हैं। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या है? 12 का वर्ग आ गया। अब सबका वर्गमूल लेना पड़ेगा। सबका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा? या तो वैसे रखो, चलो S1 का वर्ग और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। क्रॉस या तो वर्गमूल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? S1 गुणे 81 और 225 गुणे 12 का वर्ग। या तो अगर हमने वर्ग लिया तो क्या होगा?
225/81 बराबर S1 का वर्ग, और यहाँ पे 12 का वर्ग कितना हुआ 144। ठीक है, अभी वर्गमूल नहीं लेते। अब क्या होगा देखो, S1 का वर्ग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 13 गुणा हो रहा है 144 गुणे 225/81। अब लेंगे वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग घटेगा, तो दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर क्या होगा, इसका वर्ग हट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा इसका वर्गमूल भी क्या होगा 144 का 12, 225 का 15, 81 का 9, इसको कैंसिल करो 3 से 5, तो S1 कितना हो गया 4 4 5 20। S1 क्या है, बड़े त्रिभुज के भुजा की लंबाई है ना, S1 क्या है बड़े त्रिभुज की भुजा, तो इसीलिए बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई बराबर 20। ठीक है, ये तो ऐसे लिखो 20 सेंटीमीटर वगैरह, तो हाँ सेंटीमीटर दिया 20 सेमी है। ओके, समझ में आया। सबसे पहले कैसे किया हम लोग ने, हमको दो त्रिभुज दिए थे जो कि समरूप थे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया था, एक भुजा की लंबाई दी गई थी, तो मैंने दोनों त्रिभुज A1 तथा A2 मैंने माना है, उनकी भुजाओं को माना समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय अनुसार। यहाँ पे क्या होगा, उसके प्रमेय क्या बोलती है, भुजा क्षेत्रफलों का वर्ग किसके बराबर होता है, भुजाओं के वर्ग के बराबर, क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और उसके बाद 13 गुणा किया और अपना वर्गमूल लेके हमारा आंसर फाइनल आंसर कितना है 20। तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मेरे पास दो त्रिभुज है जो कि समबाहु है, त्रिभुज ABC और DF समबाहु त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुजों का अनुपात दे 1:2, और टेक्स्ट बुक पे शायद ये रॉन्ग भी है 4:7, जो कि रॉन्ग है, करेक्ट है 1:2। AB बराबर 4 है और D की लंबाई मुझे ज्ञात करनी है। तो पहली बात तो समबाहु त्रिभुज के बारे में बता दूं। समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, और तीनों के तीनों जो कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं 60 डिग्री 60 अंश के। मान लो अभी ये ABC है और एक है DEF। ओके, सब कोण कितने के होते हैं 60 के 60 के 60 के 60 60। ये समबाहु त्रिभुज की विशेषता है कि उसके समबाहु मतलब क्या, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, तो समान भुजा वाले कोण त्रिभुज और 60 अंश के सब कोण होते हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज को समरूप दिखाऊंगी, और समरूप दिखाने के बाद हमारे जो अभी तक हम लोग प्रमेय का उपयोग करते आ रहे थे वो प्रमेय का उपयोग करके इसको सॉल्व करूंगी। तो लिखूंगी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या है, क्या बराबर दिया है, सारे के सारे 60 अंश के लिख सकते हो, कोण B बराबर कोण E और कोण A बराबर कोण D। यहाँ पे क्या लिखूंगी, समबाहु त्रिभुज के कोण। ठीक है, तो मेरा त्रिभुज ABC ये समरूप हो गया त्रिभुज DEF। यहाँ पे क्या लिखोगे, कौन सी कसौटी से हुआ, कोण कोण कसौटी। ठीक है, अब आगे, अब जब त्रिभुज समरूप है तो उसमें मैं प्रमेय लगा सकती हूँ। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, उसकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है ना, तो उसकी भुजा क्या है AB और DE, तो AB का वर्ग बराबर DE का वर्ग। यहाँ पे क्या लिखूंगी, समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का प्रमेय। ओके, इसका मान कितना दिया है 1/2। AB का मान कितना दिया है 4 का वर्ग, और D का वर्ग एज इट इज। ठीक है, अब क्या होगा आगे, तिर्यक गुणा होगा तो क्या होगा, या तो मैं समझो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेती हूँ। ठीक है, तो दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर क्या होगा, एक का वर्गमूल एक ही होगा, करने में दो का वर्गमूल क्या होगा, करने में 2, 4 का वर्गमूल 2 और D का वर्ग हट जाएगा ना। फिर अब होगा उसका तिर्यक गुणा, D में 1 का गुणा हुआ
तो अच्छा यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा क्योंकि सिर्फ वर्गमूल हटेगा। अगर सिर्फ 4 होता तो 2 आता। डी गुड़े डी और ये 4 क्या होगा, 4 कर लेंगे। सेंटीमीटर तो है नहीं, तो फाइनल आंसर डी बराबर 4 करने में 2। ओके, समझ में आया किस तरह से किया हम लोग ने। बहुत ही आसान। पहले दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाओ, उसके बाद समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय का उपयोग करो। ओके, तो अभी हमारे एक्सरसाइज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बोल रहा है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर ही लिखा है। और एक प्रकार की कृति है, एक्टिविटी है। पीक्यू समांतर है डीएफ के। पीक्यू क्या है, समांतर है डीएफ के। इसका मतलब यहाँ पे तिरक रेखा लेके हम संगत रेखांतर कोई भी कोण का उपयोग कर सकते हैं। ये मिल गया। पीक्यू बराबर 20, त्रिभुज पीक्यूएफ का क्षेत्रफल बराबर 20। पीक्यूएफ ये पीक्यूएफ का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 20। पीएफ बराबर 2dp। पीएफ, ये पीएफ कैसे मिला है, बना हुआ है 2dp का मिला है। तो यहाँ से हमारा एक्टिविटी यहाँ से अपना स्टार्ट होता है, तो वो एग्जाम में यहाँ से आएगा। ये 20 दिया है, पीएफ बराबर 2dp। माना dp माना कि dp क्या है, x। तो वह पीएफ क्या होगा, 2 × dp, तो मतलब 2x। तो ये क्या होगा, df कैसे बना हुआ है, dp प्लस pf से बना हुआ है। dp प्लस pf, सिर्फ खाली जो बॉक्स है उसको भरना है। फिर dp x है और pf कितना है, 2x। दोनों को मिला के कितना आ गया, 3x। अब fde और fpq में जाना है। त्रिभुज fde और त्रिभुज fpq में संगत कोण बोल रहा है। fde किसके बराबर है, कोण fde। ये किसके बराबर है, कोण fpq के। संगत कोण fpq के, ठीक है। और वैसे ही कोण fed किसके बराबर है, कोण fqp के। कोण fqp के, हाँ। कोण कसौटी से ये दोनों भी जो त्रिभुज है वो समरूप सिद्ध हो गए। अब आगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग FD और FP 3 है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, 3x किसका मान है, DF का। तो DF का वर्ग जो तुमको 3x पहले से लिख दिया है, 2x किसका मान है, 2x लेगा PF का वर्ग, ठीक है। अब आगे 9/4 FPQ का मान कितना दिया, यहाँ पे खाली है ना। त्रिभुज FPQ का मान कितना है, FPQ ये रहा, PQF FQ 20। सो काटेंगे तो 5 9 5 45। और इसका चतुर्भुज DPQE का मान बराबर क्या होगा, पूरे त्रिभुज में से भी छोटा वाला त्रिभुज हटाएंगे तो ये मिलेगा। तो पूरे त्रिभुज का FDE का क्षेत्रफल कितना है, 45। और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज FPQ का देखो 20। तो 45 में से 20 माइनस हुआ तो कितना आया, 25, जो कि हमारा फाइनल से इकाई हो गया ना, तो इकाई। तो ये एक प्रकार की सिर्फ खाली एक कृति थी जो हम लोगों ने सॉल्व की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, अपना पूरा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो प्रकृति प्रश्न संग्रह है वो देखेंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो फटाक से एक लाइक दे दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पीपल्स के साथ और नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इसका एडवांटेज उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी हम ऑनलाइन आए तब आपको हमारी नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके साथ साथ आपको लॉकडाउन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं और हमारे चैनल से आपको सारे स्टडीज़ मटेरियल्स मिल जाएंगे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूज रखें। थैंक यू।